आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि नेशनल स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए वर्क फ्लो क्या होता है। कहने का मतलब किस किस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा। आइए इसे समझते हैं विस्तार से। स्टेप 1, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन। सर्वप्रथम इस स्टेप को समझते हैं। इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, रजिस्ट्रेशन। जैसा कि हम जानते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस रजिस्ट्रेशन में स्टूडेंट को अपने बेसिक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर आदि डालकर रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन आधार होता है। इसी आधार पर ही पोर्टल ये तय करता है कि आपकी नेशनल स्कॉलरशिप पर कौन सी स्कॉलरशिप की पात्रता बनती है या फिर किसी स्कॉलरशिप योजना के लिए पात्रता नहीं बनती। ये डिपेंड करती है स्टूडेंट द्वारा फीड किए गए डेटा पर। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय सक्सेसफुली रजिस्टर्ड से संबंधित एक मैसेज स्टूडेंट के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आता है, जिसमें आईडी और पासवर्ड भी होता है, जिसका उपयोग स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए करता है। दूसरा भाग है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी पोर्टल पर फीड करता है और सभी आवश्यक सुसंगत दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करता है। यहाँ स्टूडेंट को पोर्टल द्वारा स्टूडेंट के लिए अधिक स्कीम होने पर किसी एक स्कीम को सेलेक्ट करने की सुविधा भी प्रदान किया जाता है और अंत में लॉक कर प्रिंट निकालना होता है। तीसरा भाग है सबमिट यूअर एप्लीकेशन इन इंस्टीट्यूट, या ये कह सकते हैं आफ्टर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। यहाँ पर लॉक हुए फॉर्म के प्रिंट को, जिसे हम ऑनलाइन फॉर्म कहते हैं, में सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच कर अपने संस्था में जमा करते हैं। इस दौरान एनएसपी के पोर्टल पर स्टूडेंट अपने आईडी पासवर्ड से यदि लॉगिन करता है तो उसे स्क्रीन में इस तरह का पेज शो होता है, जिसमें हमें वेरिफिकेशन के विभिन्न स्टेज का पता चलता है, जैसे कि एप्लीकेशन को स्कूल, संस्था या कॉलेज द्वारा वेरीफाई किया गया है या नहीं, एप्लीकेशन को स्टेट या बोर्ड ऑफिसर द्वारा वेरीफाई किया गया है या नहीं, आधार वेरीफाइड है या नहीं, सिस्टम द्वारा एप्लीकेशन को डुप्लीकेट प्रति होने की जानकारी, स्कॉलरशिप या मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होने की जानकारी और अंत में स्कॉलरशिप अमाउंट के प्रोसेस होने की जानकारी, जो कि एनएसपी पोर्टल द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से होती है। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या है। सेकेंड स्टेप में वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल होता है। जब स्टूडेंट का एप्लीकेशन कहीं से भी वेरीफाई नहीं किया गया होता है तो स्टूडेंट के स्टेटस में एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल का मैसेज शो होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जैसे ही इंस्टीट्यूट या कॉलेज द्वारा स्टूडेंट के एप्लीकेशन को वेरीफाई कर दिया जाता है तो उसकी आईडी में वेरिफिकेशन स्टेटस इस तरह से यस शो होने लगता है और स्टूडेंट के मोबाइल में इस तरह का मैसेज पोर्टल द्वारा भेज दिया जाता है। इसके आगे स्टेप 3 में वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एट डिस्ट्रिक्ट स्टेट मिनिस्ट्री लेवल होता है। जब स्टेट और बोर्ड ऑफिसर से वेरीफाई किया जाता है तो वेरीफाई होने के बाद वह भी यस दिखने लगता है। वैसे तो इनके लिए अधिकतम समय सीमा 15 दिनों की होती है, परंतु जनरली इनके द्वारा इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के 8 से 10 दिनों के भीतर वेरीफाई कर दिया जाता है। स्टूडेंट यहाँ वेरिफिकेशन लॉग में देख सकते हैं कि संस्था द्वारा किस तिथि को आवेदन वेरीफाई किया गया है। इसी तरह स्टेट बोर्ड ऑफिसर द्वारा भी किए गए वेरीफाई की तिथि को देख सकते हैं। स्टेप 4 है बेनिफिशरीज रिकॉर्ड क्रिएशन एंड अकाउंट वैलिडेशन बाय पीएफएमएस। एप्लीकेंट आधार वेरीफाइड में यदि स्कॉलरशिप अप्लाई करते समय आधार नंबर दिया गया है तो यह पोर्टल द्वारा अपने आप वेरीफाइड हो जाता है और यही वह स्टेज है जहां पर पोर्टल द्वारा आपका अकाउंट या आईएफएससी कोड को पीएफएमएस द्वारा वेरीफाई किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि आपके खाते में राशि हस्तांतरित हो पाएगी या नहीं। गलत पाए जाने पर
उसे अपडेट करने के लिए स्टूडेंट के मोबाइल में मैसेज सेंड किया जाता है और उसे 5 से 7 दिनों में स्टूडेंट को अपडेट करना होता है। अपडेट नहीं किए जाने की स्थिति में राशि आपके बैंक खाते में जमा नहीं हो पाएगी। यहाँ एक बात और, यदि आवेदन जमा करने के दौरान प्रदान किए गए खाते के लिए बैंक खाता सत्यापन विफल हो जाता है तो आवेदक को खाता परिवर्तन की सुविधा संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, जो आवेदक को केवल एक बार खाता परिवर्तन की सुविधा प्रदान करती है। विभिन्न योजना के मंत्रालयों या विभागों के संपर्क विवरण पोर्टल पर सर्विस सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। स्टेप 5 है एप्लीकेशन डुप्लीकेशन एंड मेरिट लिस्ट जनरेशन। एप्लीकेशन फाउंड डुप्लीकेट बाय सिस्टम। यदि स्टूडेंट द्वारा पोर्टल पर एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन किया जाता है, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो, जैसे आपने मेरिट स्कॉलरशिप, CSSS और BPL स्कॉलरशिप दोनों में अप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया हो, तो यहाँ पर सिस्टम द्वारा डुप्लीकेट एप्लीकेशन मानकर स्टेटस में यस दिखा दिया जाता है और आपको पोर्टल द्वारा मैसेज कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है, आप एक स्कॉलरशिप को विड्रा कर सकते हैं या आपके द्वारा एप्लीकेशन में पंजीकृत कुछ सूचनाएं जो डुप्लीकेट पाई गई हैं उसे छात्रवृत्ति योजना के बंद होने की तिथि के पहले सुधार कर सबमिट कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो सिस्टम द्वारा आपके आवेदन को ऑटोमेटिक डिफेक्ट कर दिया जाता है। सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप या मेरिट लिस्ट। यदि प्रकरण नवीन है तो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन इस स्टेज पर सेलेक्ट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेट लेवल पर NSP स्कॉलरशिप के लिए कोटा निर्धारित होता है, संख्या निर्धारित होता है। इसी कोटा में चयन होने पर स्कॉलरशिप प्रोसेस आगे बढ़ती है। यहाँ चयनित नहीं होने पर प्रोसेस रुक जाती है और आपको पोर्टल द्वारा यहाँ नो दर्शाया जाता है। यदि आपका प्रकरण नवीनीकरण है तो यह ऑप्शन शो नहीं होता क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टेप 6 में पेमेंट फाइल जनरेशन एंड फाइनेंशियल अप्रूवल आता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस्ड फ्रॉम NSP टू PFMS। इस ऑप्शन के द्वारा यह पता चलता है कि स्कॉलरशिप हेतु प्राप्त होने वाली राशि PFMS के माध्यम से प्राप्त होने के लिए चली गई है। अब स्टूडेंट का स्टेटस इस तरह से शो होता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके बाद टोकन नंबर जनरेट होता है। टोकन नंबर जनरेट होने के बाद आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाती है। स्टेप 7 में स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट थ्रू DBT। इसमें टोकन नंबर जनरेट होने के कुछ दिनों बाद जब स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो वेरिफिकेशन लॉग में अन्य कई जानकारी दिखने लगती है जो इस तरह की होती है। यहाँ आपको टोकन नंबर देखने को मिलता है, स्कॉलरशिप की अमाउंट भी दिखती है। सब कुछ सही होने पर स्कॉलरशिप की राशि आपके खाते में DBT के माध्यम से जमा हो जाती है। सारांश में हम इस तरह से चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं प्रदीप महाना आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आपने यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसी जानकारियां आपको मिलेंगी जो आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकेगी।